अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो अगली प्रमेय है उसे हम कहते हैं सैंडविच प्रमेय। क्या बोलते हैं? सैंडविच प्रमेय, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का नाम सुन के भूख तो नहीं लग गई है ना? भूख लग गई तो पहले पढ़ लो, फिर सैंडविच भी खाना, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। सैंडविच प्रमेय क्या होता है? सैंडविच प्रमेय तो कुछ इस प्रकार से समझिए बेटा इसको। हाँ भाई, मान लीजिए ये कोई फलन है fx, एक ये दूसरा फलन है gx, और ये ऐसे कोई तीसरा फलन है hx। ये जो है ये है पॉइंट x बराबर a, ठीक है? और जिस प्रकार से ये आरेख मैंने आपको दिए हैं, हमें कुछ ऐसा लग रहा है gx सबसे बड़ा फलन है, hx छोटा है fx से, और fx छोटा है gx से, और शायद इनमें कभी ना कभी ऐसा हो कि ये कहीं बराबर हो पा रहे हो, तो ऐसा भी है, ठीक है ना? यदि तीन फलन इस प्रकार से हैं कि hx हमेशा fx से छोटा है और fx हमेशा gx से छोटा है, ठीक है? हमें क्या निकालना है? आपको लिमिट x अप्रोचेज a fx का मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है? अच्छा, हम ये देख पा रहे हैं कि हमने fx से छोटा फलन निकाल लिया, fx से बड़ा फलन निकाल लिया, और यदि आप लिमिट x अप्रोचेज a hx को हल करो और उसका मान आपके पास आ जाए l, ठीक है ना? हल करने पर, ठीक है, हल करने पर आपने देखा कि hx का लिमिट x जब a की तरफ जा रहा है उसकी सीमा l के बराबर है, और जो gx की सीमा है x जब a की तरफ जा रहा है वो भी l आ रहा है, ठीक है? हल करने पर हमने ये पाया कि कहीं a पर hx की सीमा और gx की सीमा दोनों l आ रही हैं, तो जो fx है वो वैसे ही hx और gx के बीच में बंधा हुआ था। तो यदि इस पर मैं तीनों पर सीमा चढ़ा दूं, लिमिट x अप्रोचेज a hx हमेशा कम होगी लिमिट x अप्रोचेज a fx, ये हमेशा कम होगा लिमिट x अप्रोचेज a gx, ठीक है क्या? अच्छा, अब ये लिमिट आपने बोला l के बराबर है, ये सीमा हमें निकालनी थी, और ये वाली सीमा भी l के बराबर आ गई। तो अगर कोई संख्या l से l के बीच में दबी हुई है x बराबर a पर, सैंडविच दो ब्रेड के बीच में, कैसे कहते हैं सैंडविच, बीच में चीज़ या आलू जो है वो चिपक गया इन दोनों से, तो fx चिपक गया था gx और hx से। तो यदि gx की सीमा a के, जब x a की तरफ जा रहा है तो वो l है, और hx की सीमा भी l है। हम ये सीमा तो हल नहीं कर पा रहे, पर हम उससे किसी छोटे फलन की और उससे बड़े फलन की x अप्रोचेज a पर सीमा निकाल पा रहे हैं, और वो दोनों सीमा बराबर हैं। तो हम निश्चित तौर पर ये कह पाएंगे कि इसका मतलब fx की सीमा x अप्रोचेज a पर l के ही बराबर होने वाली है। ये चीज़ समझ में आती है? ये है सैंडविच प्रमेय। अब अगर ये वाली वैल्यू 1 और ये 2 आ जाए तो हम ये कह पाएंगे कि fx की जो सीमा है x अप्रोचेज पे 1 से 2 के बीच में होगी, पर निश्चित नहीं निकाल पाएंगे। तो निश्चित संख्या आने के लिए, निश्चित सीमा आने के लिए इन दोनों फलनों की जो सीमा है x अप्रोचेज पे बराबर आनी चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन देकर ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे हम हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन था, लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, x क्यूब इंटू कॉस 2/x हल करना है, ठीक है ना? x क्यूब इंटू कॉस 2/x जो है, ये लिमिट मान लीजिए आपको हल करनी है कि ये लिमिट कितनी हो। तो वैसे तो ये हम जो है दोलनीय प्रकार की सीमा में देख चुके हैं कि x यदि 0 जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, कॉस का
जो कोण है वो अनंत जा रहा है, कॉस का कोण अनंत जा रहा है, तो हमें निश्चित वैल्यू तो नहीं पता, पर क्योंकि कॉस है तो कॉस की परिसर -1 से 1 के बीच में होगा। -1 से 1 के बीच में मतलब कोई निश्चित संख्या होगी, और किसी निश्चित संख्या को, वो डोलनीय प्रकार की सीमा हो गई -1 से 1, तो एक निश्चित संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। एक और तरीका ये हो सकता है इस प्रश्न को हल करने का कि ये जो cos 2/x है, हमने बोला कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाने वाली है, ठीक है। तो हमने हमारा इस फंक्शन को fx मान लिया, x³ इंटू cos 2/x। अच्छा, gx फंक्शन चाहिए जो fx से बड़ा हो, तो जो gx है, यदि मैं cos का अधिकतम वैल्यू रख दूं 1, तो gx बराबर हो जाएगा x³, और मैं निश्चित तौर पे कह पाऊंगा कि gx जो होगा वो हमेशा fx के या तो बराबर होगा या बड़ा ही होगा, क्योंकि cos की अधिकतम वैल्यू 1 जब होगी तो gx x³ उससे ज़्यादा ही आएगा। और hx फंक्शन को अगर मैं -x³ मान लूँ तो मैं हमेशा कह पाऊंगा जो fx है वो हमेशा hx से ज़्यादा हो जाएगा। अब यदि मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 gx आपको हल करने को बोलूँ तो भी 0 आ रहा है, और लिमिट x अप्रोचेस 0 hx हल करने को बोलूँ, यहाँ x को 0 डालो, यहाँ x को 0 डालो, तो 0 ही वैल्यू आ रही है। अब fx जो है वो gx और hx के बीच में सैंडविच था, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर gx और hx की सीमा अगर सेम है तो fx की सीमा भी उतनी ही आएगी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 x³ इंटू cos 2/x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो ये तो एक बहुत आसान सा प्रश्न, इसका एग्जाम्पल है कि कैसे हम सैंडविच प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका किस प्रकार के क्वेश्चनों में यूज होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रश्न देता हूं, ठीक है, ध्यान से सीखें। लिमिट n है अनंत की तरफ n/n² + 1 प्लस n/n² + 2 प्लस n/n² + 3 प्लस n/n² + n। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये सीमा हमें दे रखी है जो हमें हल करनी। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे जिसमें मैंने बोला था आपको पहले श्रेणी का योग निकालना होगा। सब पे लिमिट अलग नहीं चढ़ाई जा सकती, क्योंकि आप कहें ये अनंत बनानंत है, नीचे घात ज़्यादा है ऊपर घात कम है, तो ये 0 ये 0 ये 0, पर मैंने बताया था ये 0 के कितने पद हैं, ऐसे अनंत पद हैं। जब 2 या 3 या 4 5 पद होते हैं तब हम ये प्रमेय लगाते हैं कि हम अलग अलग लिमिट निकाल लें। इसमें हम लिमिट सब पे अलग अलग चढ़ाकर जोड़ नहीं सकते, हमें पहले श्रेणी का योग निकालना है। पर अब दिक्कत ये है कि इस श्रेणी का योग निकले कैसे, क्योंकि भाई श्रेणी का योग निकालने के लिए जो भाग में लिखा है, भाग वाले एलसीएम तो ले सके हम, अब इसमें एलसीएम ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि सबका भाग ही अलग है, n² + 1 n² + 2। तो अब हम क्या करें? तो बेटा इस प्रश्न को हल करने के लिए अब हम देखिए कैसे सैंडविच प्रमेय का यूज करते हैं। मान लीजिए ये जो फलन पूरा है इसको तो मैंने fn मान लिया, n/n² + 1 n/n² + 2 से लेकर n/n² + n। ध्यान से देखो तो आपको कुल n पद दिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 से लेकर n तक जा रहे हैं, कुल n पद। अब मुझे दो ऐसे फलन ढूंढने हैं, एक फलन जो हमेशा इससे ज़्यादा हो और एक फलन जो हमेशा इससे छोटा हो, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ n² + 1 n² + 2 और n² + n में से सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो आप कहोगे सर n² + n n² + 1 से तो ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब अगर मैं 1/n² + 1 की बात करूं, क्योंकि n² + 1 छोटा था, तो 1/n² + 1 1/n² + n से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई कॉमन सी बात है, 1 जो है 2 से छोटा है या 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 1/2 और 1/3 में कंपेयर करो तो 1/2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, तो 1/n² + 1 1/n² + n से ज़्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक gn फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं हर पद को n² + 1 से भाग में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूँ n/n² + 1 प्लस n/n² + 1 प्लस n/n² + 1 कितनी बार? n बार। तो अगर आप देखो ये दोनों तो चलो बराबर है, n/n² + 2 और n/n² + 1 में कौन बड़ा होगा? ये वाला पद इस वाले से ज़्यादा होगा, ये वाला पद इस वाले पद से ज़्यादा होगा, और ये वाला पद जो है आखिरी वाले पद से ज़्यादा होगा। तो यदि सभी पद fn में दिए हुए पदों से ज़्यादा आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर gn क्या fn से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा।
अब अगर आप gn को ध्यान से देखो, क्योंकि सबका भाग में पद जो है वो सेम है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। कुल n पद हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार से अब मैं एक ऐसा फलन निकालूं जो fn से हो छोटा, तो मैं क्या करता हूं, सभी पदों को, जो सबसे छोटा पद है, ये सबसे छोटा पद है क्योंकि n स्क्वायर प्लस n बहुत बड़ा था, उससे भाग दूंगा तो सबसे छोटा हो जाएगा। हर पद को मैंने n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन से प्रतिस्थापित कर दिया, तो अब निश्चित है कि ये सभी पद छोटे हो गए। ये पद किससे, ये वाला पद इससे छोटा, ये वाला पद इससे छोटा, तो अगर सभी पद इस प्रकार से छोटे होंगे तो एच एन का योग कन्फर्म एफ एन से छोटा होगा। एच एन का योग कितना हो गया, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। अब यदि मैं आपसे लिमिट, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब एच एन छोटा है एफ एन से और एफ एन छोटा है जी एन से। एफ एन की सीमा तो मैं नहीं निकाल पा रहा था, पर यदि मैं आपसे बोलूँ कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एच एन कितना है, तो बताओ वही कितना होगा। एच एन फंक्शन कितना था, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, अनंत अपॉन अनंत, घात भी सेम, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, तो ये वैल्यू 1। और मैं आपसे बोलूं कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी जी एन कितना था, मतलब लिमिट एन तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जी एन फलन कितना था, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये भी अनंत बाय अनंत, ऊपर नीचे घात सेम, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, तो ये वैल्यू भी 1। अब अगर ये लिमिट 1 ये लिमिट 1 और फलन बीच में सैंडविच हो रहा है कोई, तो इसका मतलब हमसे जो प्रश्न पूछा था एन इन्फिनिटी की तरफ एफ एन जो सीमा होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ये है बेटा यूज सैंडविच प्रमेय का। जब हम श्रेणी वाले प्रकार के क्वेश्चनों का योग नहीं निकाल सकते, तो हम कोशिश करते हैं सैंडविच प्रमेय के थ्रू सॉल्व करने का। हम हर पद को सबसे छोटे पद से और एक बार हर पद को सबसे बड़े पद से रिप्लेस करके उन दोनों नए फलनों की सीमा निकाल लेते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं हमारा आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए इसी पे हम एक प्रश्न जो है हम आगे और हल करते हैं, जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि क्या करना है। क्वेश्चन लिखें आप सब और एक बार कोशिश ज़रूर करें करने की। सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, योग श्रेणी। आर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2n, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, मान लीजिए ये जो चीज़ है आपको हल करनी है। हाँ भाई, तो आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हम श्रेणी बना लेते हैं। मान लीजिए एफ एन वो फलन है जो आर को इस रखने से इसमें बनेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n। सही है। कुल कितने पद होंगे बेटा इसमें, आप बता सकते हैं। इसमें कुल 1 2 से लेकर 2n तक कुल 2n पद इसके होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कैसे हल करें ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, वही दो फलन निकालने हैं, जी एन और एक एच एन। जी एन जो हमेशा इससे बड़ा हो। सबसे बड़ा पद कौन सा है भाई, ये वाला पद सबसे बड़ा है, क्योंकि जितनी छोटी संख्या से भाग दोगे उतना बड़ा पद है। तो मैंने जी एन फलन बनाते टाइम सबको, हर पद को 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल से ही प्रतिस्थापित कर दिया, और ऐसे ही एच एन करते टाइम जो सबसे छोटा पद है, हर पद को सबसे छोटे पद से प्रतिस्थापित कर दिया। तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा कुल कितने पद थे, क्या बताया बेटा आप लोगों ने, इसके अंदर कुल 2n पद थे, सही ना। तो ये संख्या 2n बार जुड़ी, तो ये हो गया 2n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, 2n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n। हो गया नहीं हो गया। अब मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ एन फलन है वो जी एन से तो छोटा रहेगा और एच एन से बड़ा रहेगा।
अब मैं जी एन और एच एन की लिमिट अगर निकाल के देखूं, लिमिट एन जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, जी ऑफ एन दैट इज लिमिट एन अनंत की तरफ जा रहा है, जी एन फलन कौन सा है 2n अपॉन वर्गमूल एन स्क्वायर प्लस 1। तो आप मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। क्या ये अनंत बाय अनंत का रूप है तो सही सर। ऊपर n की अधिकतम घात 1 और इफेक्टिव नीचे n स्क्वायर का वर्गमूल, मतलब इसकी अधिकतम घात भी 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, तो ये वाली लिमिट आएगी 1 के बराबर। सही बात, सॉरी 2 के बराबर, 2/1। और इसी प्रकार से यदि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एच एन को कैलकुलेट करें, एच एन फलन प्रतिस्थापित करिए यहाँ से, किसके बराबर एच एन फलन 2n अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी उसी रूप में हो गया। यहाँ भी अधिकतम घात 1 और यहाँ भी एन स्क्वायर का वर्गमूल मतलब 1 ही घात है, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, इसकी लिमिट भी 2 आ गई। अब अगर ये लिमिट भी अनंत पे 2 जा रही है, ये लिमिट भी अनंत पे 2 जा रही है, तो इसका मतलब एफ एन जो बीच में सैंडविच है उसकी लिमिट भी जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये आंसर निश्चित तौर पे 2 के ही बराबर आने वाला था। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में ये आपको। इस प्रकार से हम जो सैंडविच प्रमेय जो है उसका इस्तेमाल करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे आपको और कहाँ सैंडविच प्रमेय का इस्तेमाल होगा वो भी सिखाता हूँ। आपको याद होगा हमने कुछ ये फॉर्मूले लिखे थे त्रिकोणमितीय लिमिट। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ सैंडविच प्रमेय का और इस्तेमाल कहाँ हुआ। आपको तब भी याद होगा ग्राफ से मैंने आपको समझाया था कि साइन एक्स हमेशा एक्स से छोटा होता है और एक्स हमेशा टैन एक्स से छोटा होता है, या फिर ऐसा भी बोला था कि साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 से कम होता है और टैन एक्स अपॉन एक्स 1 से ज़्यादा होता है, याद है। तो ये बताया था लिमिट के बिना यदि एक्स 0 की तरफ जाएगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस होता है और टैन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें महत्तम पूर्णांक प्रकार के जो फलन आते हैं जब वो फलन हमें हल करने होते हैं तो मदद मिलती है। अच्छा, इसी प्रकार की चीज़ों को और शानदार तरीके से यदि हमें समझना है तो उसमें ये त्रिभुज तो है ही, उसके अलावा ये क्षेत्रफल और एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये जो चाप है ए पी, इसके साथ जो ये कोण बन रहा है, तो ये जो पूरा सेक्टर है उसमें ये क्षेत्र एक्स्ट्रा है। और एक है ये वाला त्रिभुज ओ एम ए। ठीक है, कौन सा ओ एम ए वाला जो त्रिभुज है उसमें ये आ गया। तो यदि मैं इन 3 क्षेत्रों का क्षेत्रफल आपको कंपेयर करने को बोलूँ तो एरिया सबसे छोटा किसका होगा, ओ पी ए का। एरिया ऑफ त्रिभुज ओ पी ए किससे छोटा होगा, ओ पी ए सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी ए ओ, ठीक है। और ये छोटा होगा एरिया कौन से त्रिभुज से, ओ एम ए। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ कि हम क्या करने वाले। देखिए ओ पी ए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार कितना है, ये आधार तो 1 है। अगर ये हाइट आ जाए मेरे पास तो काम चल जाए। अच्छा, हाइट निकालने के लिए कोण कितना है, x। ओ पी एन है राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ओ पी एन। लंबकोणीय त्रिभुज है, लंबकोणीय त्रिभुज में ये तो हो गया 1 और ये हो गया मान लीजिए h। ठीक है क्या, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ h। तो h अपॉन 1 जो होगा, h अपॉन 1 लंब अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण, ये होगा टोटल साइन x के बराबर। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, साइन x हो गई। तो अगर मुझे इस त्रिभुज का एरिया लिखना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो हो गई कितना 1 और हाइट कितनी हो गई साइन x, तो हो गया हाफ इंटू 1 इंटू साइन x। और किसी भी सेक्टर का एरिया कितना होता था, 1/2 आर स्क्वायर इंटू कोण, कोण जो सेंटर पे बनता है x, रेडियस 1 के बराबर है। अभी मैं वैल्यू रख दूंगा, इसका त्रिज्या 1 है। और ओ एम ए, अच्छा ओ एम ए में ये 1 तो पता ही है, ये राइट एंगल है, ये हाइट और आ जाए तो काम चल जाए। अच्छा, ये हाइट कैसे आएगी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं जो है y मान लेता हूँ। तो y अपॉन 1 जो होगा, कौन सा त्रिभुज, ट्राइंगल ओ एम ए में y अपॉन 1 हो जाएगा tan x के बराबर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो y हो गया tan x, तो इसका एरिया हो गया हाफ बेस 1 इंटू tan x। तो अगर आप देखो तो हाफ 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 तो कट गया, यहाँ कितना हो गया साइन x, त्रिज्या 1 थी
सही है, त्रिज्या 1 के बराबर है, तो यहाँ हो गया x और ये हो गया tan x। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो यहाँ मैंने लिखी थी, sin x x से छोटा है, x tan x से छोटा है, तब मैंने ग्राफ से बताया था। अब ये हो गया सैंडविच प्रमेय के इस्तेमाल से, x से अगर मैं भाग दे दूँ तो ये हो गया sin x अपॉन x किससे कम और ये किससे कम, tan x अपॉन x। अब जब x बहुत छोटी संख्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज 0, तो sin x अपॉन x भी 1 होगा, और जब लिमिट x अप्रोचेज 0 होगा तो tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 आएगी। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि sin x अपॉन x 1 को बाईं ओर से जो है अप्रोच करता है और tan x अपॉन x 1 से थोड़ा सा ज़्यादा तो दाईं ओर से उसको अप्रोच करता है, ताकि महत्तम पूर्णांक वाले जो प्रश्न है उसमें हम कहीं अटके नहीं। तो ये उसका भी प्रूफ हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये एक प्रकार से सैंडविच प्रमेय है। तो कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं मैंने सोचा आपको एक बार समझा दिया जाए, ताकि आप कहीं कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है ना। बाकी कोई खास इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, पर फिर भी अपन को पता रहना चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अच्छा देखो, सैंडविच प्रमेय में किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं ये हमें अगर देखना है, या सैंडविच प्रमेय के इस्तेमाल से हम कैसे प्रश्न हल करें। तो मान लीजिए ये प्रश्न हमें हल करना है, ठीक है। देखिए इतना तो निश्चित है, पहले हमने बात करी थी, ऐसा तो नहीं कि लिमिट हम अंदर ले जाके हर फलन पे चढ़ा दें, क्योंकि आपको लग रहा होगा भाई ये अनंत अपॉन अनंत का रूप है, पर नीचे घात ज़्यादा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है। पर ये हमने बोला था तभी कर सकते हैं जब कुछ गिनती के पद हों, 10, 12, 15, 20, 100, 1000। पर यहाँ ये कुल कितने पद होंगे बेटा, आपसे अगर मैं बात करूँ ये कुल कितने पद हैं, ये कुल पद खुद n है, और n पर ही लिमिट चढ़ी है अनंत, मतलब अनंत बार ऐड हो रहा है, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम इसका योग भी नहीं निकाल सकते। इससे पहले जो हमने श्रेणियाँ करी थी हम उनका योग निकाल पा रहे थे, क्योंकि सबके भाग में जो लिखा हुआ था वो सेम था। अच्छा, इधर तो सबका भाग जो है नीचे जो लिखा है वो सब अलग हो रहा है, तो इस प्रकार के श्रेणी का तो हम सम भी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक फलन fn, इसको तो हम fn फलन मान लेते हैं। अब सैंडविच प्रमेय के अनुसार मैं यदि एक ऐसा फलन ढूंढ लूँ जो एक तो इससे बड़ा हो और एक ऐसा फलन ढूंढ लूँ जो इससे छोटा हो, और ऐसे वो फलन हो जिनकी मैं सीमा निकाल सकूं, और वो दोनों सीमाएं अगर बराबर आ जाएं, तो जो बीच में फलन अटका होता है, सैंडविच में यही कहती है, जो बीच में फलन अटका होता है उसकी सीमा उन दोनों फलनों की सीमा के बराबर होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक gn फंक्शन लिख रहा हूँ। अच्छा, आपको मेरे को बताना है ये जो फंक्शन लिखा है इसमें सबसे छोटा पद कौन सा है। तो शायद आप मेरे को समझा के बोल सको कि सर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 सबसे छोटा पद है, क्योंकि बेटा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा। समझ में आ रही भाई, n स्क्वायर में 1 जोड़ूँ या n स्क्वायर में 1 जोड़ूँ, तो n स्क्वायर में अगर मैं 1 जोड़ूंगा और n जोड़ूंगा तो n जोड़ने पे बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, और जितनी बड़ी संख्या से मैं n को भाग दूंगा उतना ही छोटा पद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस फलन को, जो नया फलन बना रहे हैं, हर पद को fn के सबसे छोटे पद से प्रतिस्थापित कर देना है। हर जगह आपको n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n लिख देना है। तो अब हो क्या रहा है, देखो आपको ये समझना है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n इससे छोटा था, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n दूसरे पद से छोटा था, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तीसरे पद से छोटा था। तो यदि ये सब पद छोटे हैं तो सभी पदों का सम fn से तो निश्चित कम होगा ही होगा। ये बात समझ में आती है। तो gn निश्चित तौर पर fn से छोटा होगा, और एक फंक्शन hn बनाना है जो fn से बड़ा। तो जो सबसे बड़ा पद है, इन सब में सबसे बड़ा पद कौन सा था, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो fn में हर पद को सबसे बड़े पद से प्रतिस्थापित कर दो।
n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन से लेकर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन तक। तो अगर एच एन का हर एक पद एफ एन के पद से बड़ा था तो इनको जोड़कर एच एन जो वैल्यू होगी वो एफ एन से निश्चित ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इनमें तीनों में लिमिट चढ़ा दूं तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्या आप मेरे को जी एन बता सकते हो कितना होगा? ये कितनी बार जुड़ा बेटा? n बार जुड़ा, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ एन इज लेस देन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये भी पद कितनी बार जुड़ेंगे? n बार जुड़ेंगे, तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। अब अगर आप देखो तो मैं इन दोनों की सीमा ज्ञात कर सकता हूँ। ये वाली सीमा भी 1 के बराबर आ रही है और ये वाली सीमा भी 1 के बराबर आ रही है, क्योंकि अनंत अपॉन अनंत घात सेम है, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, वही चीज़ यहाँ पर भी लग गई। तो हमें जो फंक्शन था हमारा वो फंक्शन की सीमा gn और hn के बीच में सैंडविच हो गई और वो दोनों सीमा एक एग्जैक्ट वैल्यू 1 की तरफ जा रही थी। तो इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ एन भी किसकी तरफ जा रहा होगा? 1 की तरफ ही जा रहा होगा, 1 ही होगी, ये निश्चित है। तो ये एक प्रकार के प्रश्न हैं जो हम इनकी मदद से करते हैं। बाकी आगे जब आप समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ तरीके सीखेंगे, उसे हम लिमिट एज अ सम कहते हैं, उसकी मदद से भी हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो सैंडविच प्रमेय तभी कारगर होगी जब यहाँ से और यहाँ से जो सीमा की वैल्यू निकले वो बराबर आए। अगर यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से 2 आ गई तो हम तो सिर्फ ये बता पाएंगे कि इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा था वो 1 से 2 अंतराल के बीच में कुछ वैल्यू होगी, एग्जैक्ट क्या होगी पता नहीं, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये दोनों की सीमा बराबर आनी ज़रूरी है, तभी हम सैंडविच प्रमेय से एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो हम एक प्रश्न और करते हैं, इसमें मैं आपको देता हूँ जिससे आपको सैंडविच प्रमेय से भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लिमिट n इन्फिनिटी की तरफ 1 बटा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 बटा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n तक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है। तो इसको तो मैंने fn मान लिया। अब मैं एक gn फंक्शन निकालूंगा। अच्छा, gn फंक्शन जो होगा वो सबसे छोटे पदों से बना होगा। तो इसमें सबसे छोटा पद कौन सा बेटा? 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n। इसमें कुल पद कितने आप बता पाएंगे मेरे को? fn के अंदर पहले आप मेरे को कुल पद बताए काउंट करके। कहाँ से शुरू हुआ बेटा? 0 से शुरू हुआ, 1 2 और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ? 2n तक। तो कुल पद कितने हो गए? 2n प्लस 1 पद हो गए। तो gn में मैंने हर पद को 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n से चेंज कर दिए। तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n। तो ये सभी पद कितनी बार जुड़े? 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, ये gn की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से एक hn फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे fn के हर एक पद को सबसे बड़े टर्म से रिप्लेस करना है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर, और ये कितनी बार आएगा बेटा? 2n प्लस 1 बार आएगा अंडर रूट एन स्क्वायर। अब मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि gn जो होगा वो fn से कम होगा और fn जो होगा वो hn से कम होगा। तो यदि मैं लिमिट चढ़ा दूँ n अप्रोचेज इन्फिनिटी पर, n इन्फिनिटी की तरफ, तो gn मतलब कितना हो गया बेटा? 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी fn, ये जो हमें हल करना है, और लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर मतलब n ही होगी। तो बेटा ये अनंत बाय अनंत घात समान है, तो ये वाली सीमा 2 आ जाएगी। और उसी प्रकार से ऊपर n, नीचे भी अधिकतम घात n स्क्वायर का वर्गमूल मतलब n ही आएगा, ऊपर का गुणांक 2 और इसका गुणांक 1, तो ये भी 2 आ गई। तो अगर ये वाली लिमिट 2 से 2 के बीच में जा रही थी तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं सैंडविच प्रमेय के डेफिनेशन से, परिभाषा से, कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी fn यदि हमें ज्ञात करना है तो ये वाला मान 2 के ही बराबर आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये सैंडविच प्रमेय का प्रयोग है कि कैसे हम इसके इस्तेमाल से कुछ लिमिट जो हम फलन में निकाल नहीं सकते, श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं जनरली, जिसमें हम देखते हैं भाग के पद बदलते जा रहे हैं तो सम नहीं निकाल पाते, हम उसके क्वेश्चन सैंडविच प्रमेय की मदद से हल करते हैं। ठीक है बेटा?
प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। बच्चों, अब हम जो अगला टॉपिक इसमें हम शुरू करेंगे वो है बिल्ट इन सीमा। बिल्ट इन सीमा में देखिए क्या होता है, पहले हम समझा देते हैं। बिल्ट इन का मतलब एक सीमा के अंदर किसी और वेरिएबल पर पहले हमें फलन को परिभाषित करना होगा, उसके बाद हमें उस फलन की सीमा ज्ञात करनी होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने एक इस प्रकार का क्वेश्चन पहले किया था, शायद आपको याद होगा। fx को a की घात x मान लेते हैं और अगर मैं सीमा चढ़ाऊं x पर, x जा रहा है अनंत की तरफ, a की घात x। तो याद है आपको हमने इसमें क्या किया था, सीमा किस पे चढ़ी हुई है, x पर, x किसकी तरफ जा रहा है, अनंत की तरफ, और x था a की घात में। और इसमें a क्या है इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं दिया हो। a बस हमें क्वेश्चन में इतना दे रखा है कि धनात्मक है। a कैसा है, धनात्मक है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी सीमा ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें a के कुल कितने केस बनाने होंगे, 3 केस। पहला केस होगा कि यदि a 1 से ज्यादा है, और आपको पता ही है कि चर घातांकी फलन में जब आधार 1 से ज्यादा होता है तो इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है। फलन इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे जैसे a की घात x में x बढ़ाओगे तो a की पावर x का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब a 1 से बड़ा होगा और x मतलब उसकी घात अनंत की तरफ जाएगी तो a की पावर x की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी बेटा, अनंत की तरफ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, इन्फिनिटी। यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, तो हमें पता है कि इस समय जो चर घातांकी फलन का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होता है इस प्रकार का। अब अगर x की वैल्यू को हम अनंत की तरफ ले जाएंगे तो a की घात x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो ये वैल्यू जा रही है 0 की तरफ। और यदि a एक निश्चित संख्या 1 हुई, अगर a एग्जैक्ट एक निश्चित 1 होगा तो उसकी घात में कुछ भी चढ़ाओगे तो वाली वैल्यू 1 ही आएगी। तो बेसिकली हमने देखा कि लिमिट जो है वो तो x पर चढ़ी हुई है जो फलन की घात में था, और हमें घात के केस बनाने पड़े। अब इसको बिल्ट इन लिमिट का कैसे नाम दिया गया, क्या किया गया, देखिए मान लीजिए अब मैं आपको प्रश्न देता हूं कि हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, 1 माइनस एक्स की घात 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 2n, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का फंक्शन। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि जो सीमा है, सीमा किस पे चढ़ी हुई है बेटा, n पर, n था पावर में, तो सीमा जिस पर है n जो है हमें सिर्फ n को घात में रखना है, बाकी सब आधार में बना लेना है। तो मतलब मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात n, और लिमिट n जा रहा है अनंत की तरफ। समझ में आया, हमारी घात में 2n नहीं रहना चाहिए, हमारी घात में सिर्फ n रहना चाहिए। लिमिट जिस संख्या पे है n पर है तो पावर में सिर्फ n रहना चाहिए, बाकी सब आ जाएगा उसके आधार में। और हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले सिखाया, आपको आधार के बनाने हैं 3 केस। कौन कौन से केस, पहला केस यदि एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, दूसरा केस यदि एक्स स्क्वायर 1 से कम हुआ तो क्या होगा, और तीसरा केस यदि एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हुआ तो क्या होगा। समझ में आती बात। तो यदि एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है, ये हो गई अस्मिका, हल कर सकते हैं ना, 1 को इधर लाएंगे दूसरी तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, उसका आप फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही बात है, x की वैल्यू माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत तक रहने वाली है। एक्स स्क्वायर यदि 1 से कम होगा तो इसमें x माइनस 1 से 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 होगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। अब बात ये आती है कि इसकी सीमा किसकी तरफ जाएगी। यदि एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हुआ, एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हुआ तो एक्स स्क्वायर की पावर अनंत किसकी तरफ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी की तरफ। सही बात है, ये हमने देख ही लिया, अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है तो पावर इन्फिनिटी ले जाने पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है।
यदि बेस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हुआ तो एक्स स्क्वायर की पावर n किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। आती बात समझ में। और इसमें तो अगर एक्स स्क्वायर निश्चित 1 है तो एक्स स्क्वायर की घात n 1 ही होगा। तो जिस समय एक्स स्क्वायर की पावर n अनंत की तरफ जा रहा है तो ये अनंत अपॉन अनंत प्रकार का अनिर्धार्य रूप हो गया। तो उसका सीमा हम निकालते हैं, इसका गुणांक अपॉन इसका गुणांक, मतलब गुणांकों का अनुपात। तो आंसर कितना हो गया, -1। जिस समय एक्स स्क्वायर की पावर n शून्य जा रहा था तो ये 0 तो 1/1, ये बन गया सीधा सीधा 1 के बराबर। और जिस समय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, ये डॉट 1 हो गया तो इसकी घात ही 1 हो गई, तो 1 - 1 0/2, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो चुकी है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया बेटा इस सीमा की हल करने का तरीका। तो हमेशा बिल्ट इन लिमिट में 2 वेरिएबल होंगे, लिमिट जिस पे चढ़ी है वो पावर में होगा, तो हमें हमेशा बेस जो है, आधार जो है, उसके 3 केस बना के आगे हल करना होगा। ठीक है बेटा। तो अब हम इस पे आगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए हल करके बताता हूं, फिर अगला जो होगा उसके बाद वो आप खुद कोशिश करें। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, f(x) बराबर लिमिट n पर, n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n इंटू साइन x, पूरे को भाग दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n से। ठीक है। तो इस प्रकार का फंक्शन है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0, f(x) का मान कितना हो। यदि f(x) में x 0 की तरफ जा रहा है तो हमें ये निकालना। तो बेटा ये सीमा ज्ञात करने से पहले क्या हमें फंक्शन को परिभाषित करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो फंक्शन है उसमें खुद एक लिमिट चढ़ी हुई है। फिर भाई लिमिट फंक्शन के ऊपर हमें लिमिट निकालनी है, पर फंक्शन के अंदर खुद एक लिमिट है, बिल्ट इन फलन के अंदर एक और लिमिट चढ़ी हुई है। तो पहले हमें इस लिमिट का ध्यान रखना होगा। तो ये लिमिट कैसे निकलेगी? अच्छा, लिमिट n पर चढ़ी हुई है, ध्यान से देखा तो n हमें घात में दिखा और आधार में क्या दिखा, x प्लस 1। तो इसका मतलब अगर हमें f(x) को परिभाषित करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ करता हूँ, f(x) को परिभाषित करना है तो उसके मुझे 3 केस बनाने होंगे। बेस क्या क्या है बेटा? बेस है x प्लस 1, ऊपर और नीचे दोनों। तो यदि x प्लस 1 हुआ 1 से ज़्यादा, दूसरा हो गया यदि x प्लस 1 हुआ 0 से 1 के बीच में, और यदि x प्लस 1 हुआ एग्जैक्ट 1 के बराबर, तो क्या होगा। x प्लस 1 से ज़्यादा का मतलब हो गया x 0 से ज़्यादा, इसका मतलब x माइनस 1 से 0 के बीच में, और इसका मतलब x 0 के लिए। जब ऐसा होता है तो x प्लस 1 की पावर n अनंत की तरफ जाएगा। जब x प्लस 1 से छोटा है, n इन्फिनिटी जा रहा है, तो x प्लस 1 की पावर n एक छोटी संख्या है, 1 से छोटी संख्या, दशमलव संख्या की घात बढ़ाते जाओगे तो और छोटी होगी, तो किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। और इसमें x प्लस 1 की पावर n कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इस समय जब x प्लस 1 की पावर n अनंत जा रहा है तो ये अनंत अपॉन अनंत का रूप हो गया। तो अनंत अपॉन अनंत का सीमा होती है उन दोनों के गुणांकों का अनुपात। तो इसका मतलब ऊपर तो साइन x लिखा है और नीचे 1 लिखा है, तो फंक्शन साइन x हो गया। जिस समय x प्लस 1 की पावर n शून्य जा रही है तो बेटा ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। तो क्या बचा रह गया? बचा रह गया tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फलन हो गया। और जिस समय x प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई या x एक निश्चित संख्या 0 है, तो अगर मैं x को 0 डाल दूँ तो tan 0 0, x को अगर मैं 0 डालूँ तो sin 0 भी 0, और नीचे बना के तो 0 अपॉन 1 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ तक हम फंक्शन तो परिभाषित कर चुके हैं। अब हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस 0 f(x). तो देखिए ये सीमा निकालने के लिए मैं देख रहा हूँ 0 के दाईं ओर से फलन अलग परिभाषित है, 0 के बाईं ओर से फलन अलग परिभाषित है। इसका मतलब सीमा ज्ञात करने के लिए हमें LHL और RHL अलग अलग निकालने हैं। तो यदि इसमें मैं आपसे लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस की बात करूं तो 0 से जब x बड़ा होगा तो फलन किसके बराबर हो रहा है, साइन x के बराबर। तो इस समय इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये क्या होती, राइट हैंड लिमिट। अब अगर मैं x 0 माइनस पे बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस अगर मैं बात करूं तो फलन कितना आ रहा है बेटा, फलन है tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको पाई से गुणा भाग कर देता हूँ,
अब ये वाली संख्या जो है ये तो लिमिट 1 की तरफ चली जाएगी, तो आखिरी आंसर 1 आ गया। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन हमें सही से सॉल्व करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 0 प्लस या 0 माइनस लगा के भी सीमा पूछ सकता था, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन परिभाषित करते हैं, फंक्शन पे खुद लिमिट है, और जब फंक्शन परिभाषित होता है फिर वापस से लिमिट लगा के हमसे आगे का क्वेश्चन वो आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं बिल्ट इन लिमिट, फलन के अंदर खुद लिमिट, फिर जब फलन आएगा उसकी दोबारा लिमिट निकालनी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे खुद कोशिश, ठीक है, और नहीं सॉल्व होगा तब आप उसका आंसर जो है मैं सोल्यूशन लिखूंगा वो आप चेक करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है f(x) बराबर लिमिट n जा रहा है अनंत की तरफ cos पाई x माइनस x की घात 2n sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की घात 2n प्लस 1 माइनस x की घात 2n, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फंक्शन परिभाषित है और हमें आखिरी में जो इसमें कैलकुलेट करना है वो है लिमिट x यदि 1 की तरफ जा रहा है तो f(x) ये क्या होगी सी, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें f(x) पे लिमिट निकालनी है जब x 1 जा रहा है, तो उससे पहले हमें खुद f(x) को हल करना होगा। f(x) में एक लिमिट है जो n पे चढ़ी है, n जा रहा है अनंत की तरफ, और n कहाँ पर है, घात में। n कहाँ है, घात में। n अगर घात में है तो इसका मतलब फंक्शन परिभाषित करने के लिए आधार बनाना होगा। हमें घात में सिर्फ क्या छोड़ना होगा, n को, पावर में सिर्फ n छोड़ेंगे, बाकी सब जो बचेगा वो आ जाएगा आधार में। तो ये बन गई लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, f(x) लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, cos पाई x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा इन दोनों में से मैंने x की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो मैं ऐसे एक्स स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूँ, और यहाँ एक x बचेगा, एक माइनस बचेगा। तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया जिससे घात में सिर्फ n बचा रह जाए। अब मैं बनाऊंगा मेरे 3 केस। क्या क्या केस आएंगे बताइए, एक्स स्क्वायर 1 से ज़्यादा, एक्स स्क्वायर 1 से कम, एक्स स्क्वायर 1 के बराबर। सही है बेटा, एक्स स्क्वायर 1 से ज़्यादा का मतलब x किस अंतराल में हो गया, माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत। इसमें x किस अंतराल में हो गया, माइनस 1 से 1, और इसमें x की क्या वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 1, ठीक है बेटा। जब ऐसा होता है तो एक्स स्क्वायर की घात n, क्योंकि n अनंत जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सिचुएशन हो गई। तो इसकी लिमिट कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सही बात है भाई। जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर की पावर n इन्फिनिटी जाएगा तो 0 की तरफ जाएगी, तो ये वाला पद 0, ये वाला पद 0, तो फंक्शन क्या बचा रह गया, cos पाई x, ठीक है बेटा। और जिस समय एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो अगर x 1 होगा तो मैं रख देता हूँ, x को 1 रखूंगा तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी। यदि आपने x को 1 रखा है तो cos पाई माइनस 1, x को 1 रखा है तो ये 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया पूरा, cos पाई माइनस 1, ये 0 हो गया, तो माइनस 1 हो गई। x को 1 रखने पर ऐसी माइनस 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, पर हमें क्योंकि फंक्शन का लिमिट निकालना है x 1 की तरफ, तो हमें सिर्फ इससे मतलब। तो देखते हैं हम ये कैसे निकालेंगे। तो जब हम लिमिट x अप्रोचेज 1 की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस से सीमा यहाँ से निकलेगी, 1 माइनस से सीमा यहाँ से निकलेगी। तो पहले आप मेरे को बताएंगे लिमिट x 1 प्लस पर क्या हो। तो जब 1 प्लस रखेंगे तो 1 प्लस मतलब 1 प्लस h माइनस 1 में साइन h अपॉन साइन h आ जाएगा, साइन h अपॉन h आ जाएगा, साइन h अपॉन h, h 0 पर 1 की तरफ जाता है और बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी सीमा कितनी हो गई भाई, साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की सीमा माइनस साइन के साथ माइनस 1 हो गई। और जब लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस किया तो 1 माइनस पर फंक्शन कितना था, cos पाई x। तो ये तो कोई अनिर्धारित रूप लग ही नहीं रहा, x को 1 माइनस रखने पर ये वैल्यू भी -1। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वैल्यूज किसके बराबर आ रही है, -1। इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है इसका उत्तर कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है बेटा, तो आई होप आपके समझ में आया है। हमें पहले फंक्शन को परिभाषित करना होगा, तो जो लिमिट n पर चढ़ी है हमें घात में सिर्फ n रखना होगा और बाकी सब टर्म्स को आधार में।
और ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे आधार हमारा सेम ही हो, तभी हम ये केस बना के आगे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्ट इन लिमिट कहलाते हैं और क्वेश्चन जो है इस प्रकार से इनके हल करे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगले अपना टॉपिक लेते हैं इसमें। हाँ बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है एक तरफ से सीमा, या हम इसे बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको समझाऊं, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे लिमिट x 0 की तरफ जा रहा है रूट x, सिर्फ समझाने का काम, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, x 0 की तरफ जा रहा है, कोई अनिर्धारित रूप है ही नहीं। 7 अनिर्धारित रूप में से ये किसी भी प्रकार की अनिर्धारित रूप नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस 0 रूट x का मतलब क्या हो गया भाई, x को 0 रखा, वैल्यू 0 आ गई। पर क्या आपने ये समझा इसमें कि अगर मैं आपसे राइट हैंड लिमिट की बात करूं, इसमें दाईं ओर से बात करूं, तो जब लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस रखूंगा तब तो ये वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 प्लस वर्गमूल है, वर्गमूल का जो प्रांत है, प्रांत में हम x को धनात्मक ही रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं, ऋणात्मक तो रख नहीं सकते। पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x 0 की तरफ जा रहा है बाईं ओर से, तो रूट x तो परिभाषित ही नहीं होगा। परिभाषित इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ये इस फलन के प्रांत में नहीं है। अब नहीं है तो क्या इसकी सीमा ये अस्तित्व में है या नहीं है, ये आपको बताना है। अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 रूट x लिखूं तो क्या ये सीमा अस्तित्व में है या नहीं है, तो इसकी बात ये होती है कि ये जो लिमिट है ये अस्तित्व में है, क्योंकि हम इसमें सीमा सिर्फ एक ही तरफ से x0 एक ही तरफ से बात करेंगे, या तो बाईं ओर से या दाईं ओर से, जो उसके प्रांत में होगा। यदि एक तरफ से सीमा उसकी प्रांत में नहीं है तो हम उस तरफ से x को रखते ही नहीं है, क्योंकि x0 माइनस जैसे कि वर्गमूल में रख ही नहीं सकते हैं, प्रांत में हम x को ले जा ही नहीं सकते हैं, तो हम वो वाले मान पर इसकी वैल्यू की बात करेंगे ही नहीं। तो इस तरह की जो सीमाएं होती हैं हम उसे कहते हैं वन साइडेड लिमिट, जिसमें हम लिमिट सिर्फ एक तरफा निकालते हैं। ऐसा नहीं लिखते कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट प्रांत की वजह से नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि ये 1/0 हो गया या 2/0 हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए, जैसे कि क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको कोई पूछा जाए कि ये ज्ञात करना है लिमिट x जा रहा है 0 प्लस की तरफ 1, या चलो ये नहीं लिखा, और कुछ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स, ये सीमा ज्ञात करनी। तो पहले तो अनिर्धारित रूप देखेंगे, x 0 जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 वाला अनिर्धारित रूप हो गया ये। ठीक है, अच्छा, पर अब अगर हम कॉस इनवर्स फलन जो होता है, कॉस इनवर्स x फलन जो होता है, इसकी प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत होता है -1 से 1। ठीक है ना, आई होप ये आपको याद होगा। मतलब कॉस इनवर्स में हम इनपुट जो है x को 1 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार से यदि मैं इसमें आपसे बोलूँ लिमिट x को 0 माइनस रखा, अगर आपने 0 माइनस का मतलब 0 से कम, x ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के सामने माइनस लगाओगे तो वो पॉजिटिव हो गया, तो ये 1 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये वाली संख्या प्रांत में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जो चीज़ प्रांत में नहीं है उसकी बात ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये अस्तित्व में नहीं है, जबकि हम कहेंगे कि ये प्रांत में नहीं है तो हम इस तरफ से x रख ही नहीं सकते, तो हमें सिर्फ एक तरफा इसकी सीमा निकालनी है, और वो एक तरफा सीमा होगी x अप्रोचेस 0 प्लस, क्योंकि 0 प्लस का मतलब 1 में से कुछ घटाया, धनात्मक संख्या घटाई तो 1 से छोटी संख्या हो गई, 1 से छोटी संख्या का मतलब क्रॉस इनवर्स के प्रांत में आ गया। तो अब हम ये ज्ञात करना चाहते हैं, तो अब हम ये सीमा कैसे ज्ञात करें? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्यों ना मैं 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा मान लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लिमिट अब थीटा पे चढ़ जाएगी, थीटा पर लिमिट 0 प्लस चल जाएगी, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या बन जाएगा? थीटा 0 प्लस पर है तो वो थीटा बन जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। हम चाहें तो इस थीटा को अंडर रूट के अंदर ले आते हैं, तो ये लिमिट थीटा जा रहा है 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको। और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया 1/2 वर्गमूल में
तो आंसर कितना हो गया इसका, √2। तो इसकी सीमा अस्तित्व में है, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ से हम x उसके प्रांत के बाहर ले जा रहे थे, फंक्शन जो है प्रांत को संतुष्ट नहीं कर रहा था x की वैल्यू, तो हमने उसकी बात ही नहीं करी, हम सिर्फ एक तरफा सीमा की बात करेंगे और लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन है लिमिट x पर x है tan इनवर्स 3+ महत्तम पूर्णांक ऑफ tan स्क्वायर x माइनस 2 महत्तम पूर्णांक tan x माइनस 3 अपॉन महत्तम पूर्णांक tan स्क्वायर x माइनस 4 महत्तम पूर्णांक tan x प्लस 3। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इस पूरे प्रश्न में ये GIF फंक्शन को परिभाषित करते हैं। तो अब हमें अगर ये हल करना है तो जैसे ही महत्तम पूर्णांक फलन देखेंगे हम, तो हम महत्तम पूर्णांक tan इनवर्स 3 है यहाँ पर, है ना, नॉट tan इनवर्स 3+। ठीक है, हाँ भाई, तो ये कुछ इस प्रकार से फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, तो जब हम इस सीमा की बात कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात करनी है, तो हम LHL RHL अलग निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जिसमें लिमिट x हम लेकर जाएंगे tan इनवर्स 3+। अच्छा, आप खुद बताइए, शायद आपको ये प्रॉपर्टी आती होगी, tan ऑफ tan इनवर्स 3 या tan ऑफ tan इनवर्स x जो होता है, क्या ये x के बराबर होता था? बिल्कुल, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर tan ऑफ tan इनवर्स x के बराबर है, तो tan इनवर्स tan 3+ का मतलब क्या हो गया, 3 से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी संख्या। तो tan ऑफ tan इनवर्स 3+ का मतलब 3+ हो गया, उसका वर्ग मतलब 9, 3+ का वर्ग 9+ हो गया, 9+ से थोड़ा सा ज़्यादा संख्या हो गई, 9 से थोड़ी सी ज़्यादा संख्या का महत्तम पूर्णांक कितना हो गया, 9। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ये 3 से थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी तो उसका महत्तम पूर्णांक 3 होगा, तो -2 × 3 -3 अपॉन, ये अभी हमने देखा ही था 9+ था, उसका वर्ग जो था 9+ का महत्तम पूर्णांक 9 -4 × 3 + 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 - 3 दूनी 6 -3 कितना हो गया, ये निश्चित 0/0। सही बात है क्या, निश्चित अपॉन 0/0 मतलब प्रांत में नहीं है। ध्यान रखें, 0/0 अस्तित्व में वो तब होता है जब हम उसको अप्रोच कर रहे होते हैं। 0/0 अनिर्धारित रूप तब होता है जब 0/0 को हम लगभग अप्रोच करें, जबकि यहाँ तो एग्जैक्ट 0/0 हो गया, तो ये तो प्रांत में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। तो ये हो गई एक तरफा सीमा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम x को किसकी तरफ लेके जाएंगे भाई, tan इनवर्स 3 को बाईं ओर से अप्रोच करेंगे। तो ये tan ऑफ tan इनवर्स 3 माइनस मतलब 3 माइनस का वर्ग 9 माइनस 9 से छोटा, 9 से छोटे का महत्तम पूर्णांक हो गया 8, 3 से छोटे का महत्तम पूर्णांक हो गया 2, 2 × 2 4 -3 अपॉन, ये हो गया बेटा कितना 8, ये हो गया था 2, 4 दूनी 8 + 3। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 4 7 1/3। तो इसकी सीमा अस्तित्व में है और इसकी वैल्यू 1/3 है। और ये कौन सी लिमिट है, वन साइडेड, एक तरफा सीमा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट प्रांत में नहीं है, हम उधर से बात नहीं कर सकते। अब ये अपन को रख कर चेक करना ही पड़ता है, कई बार डायरेक्ट दिख जाता है, कई बार जब प्रश्न आए तब हमें देखना पड़ता है। तो आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। कई बच्चे गड़बड़ करके इसको डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं कि यार ये तो अस्तित्व में नहीं, जबकि अस्तित्व में ऐसा नहीं होता है। जब हम सीमा निकालना चाहते हैं तो लगभग 0/0 आता है या अनिर्धारित रूप तब कहलाता है वो, ठीक है ना, तब हम उसकी सीमा निकालते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 0 से तो भाग दे ही नहीं सकते हम। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए किस पर बेस्ड, एक तरफा सीमा पर बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कुछ स्पेशल सीमाएं। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट अलग प्रकार से फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो आपको रटने हैं, और उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ या ऐसे लिख लीजिए सम स्पेशल लिमिट्स। स्पेशल तो सब जानते हैं ना, स्पेशल मतलब महत्वपूर्ण है, अलग प्रकार की सीमाएं हैं। और इसके प्रूफ जो है हम सिर्फ जो हमने फलनों के विस्तार पढ़े थे, टेलर सीरीज़ के, मैंने आपको विस्तार याद करने को बोले थे, उन्हीं से हम इनके जो है फॉर्मूले दे सकते हैं। जैसे कि इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है लिमिट
x यदि 0 की तरफ जा रहा है तो e की घात x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जो सीमा होती है ये 1/2 होती है। सबके साथ साथ ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैं ऐसे येलो चौक में लिखता जा रहा हूँ और साथ साथ में इनके प्रूफ भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। प्रूफ मैंने बोला किससे होंगे बेटा, विस्तार से होंगे। ये फलनों का जो विस्तार होता है तो e की घात x का मैं विस्तार करता हूँ तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। विस्तार के जब क्वेश्चन किए थे तब बताया था हमें तब तक ही विस्तार करना है जब तक ऊपर की घात नीचे वाली जो पद की घात है उस दर तक ना हो जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तक आ गया, नीचे भी एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं इतना ही लिखूंगा, -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 और x इससे कट गया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल के वैल्यू 1/2। आगे बात समझ में, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो दूसरा फॉर्मूला है वो है बेटा लिमिट x अप्रोचेस 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब का। चाहो तो आप लॉपिटल से भी कर सकते हो इनको, पर ये विस्तार से जल्दी हो जाएंगे। इसकी जो सीमा होती है ये 1/6 के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ये भी हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका भी आप चाहो तो प्रूफ देख लो। किसका विस्तार लिखूंगा मैं, साइन एक्स का। लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, x माइनस साइन एक्स का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब तक ही करना था तो यहाँ ने एक्स क्यूब तक ही विस्तार किया है। ये x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्स क्यूब कटा, 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6। बहुत सिंपल से प्रूफ है इसके, वो आप देख ही लेंगे। अगला होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू होती है 1/3 के बराबर। अच्छा, ये कैसे 1/3 होती है तो इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें हम किसका विस्तार करेंगे बेटा, इसमें हम करेंगे tan x का विस्तार। तो tan x का विस्तार कितना होता था, x प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सही है, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। x से x कटेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा तो ये वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। और लास्ट में एक और फॉर्मूला है, फोर्थ वाला, वो है लिमिट x जब 0 की तरफ जा रहा है तो e की घात x माइनस e की घात माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब, नीचे होता है एक्स क्यूब, e की घात x माइनस e की घात माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। इसकी जो सीमा होती है ये वाली वैल्यू आती है 1/3 के बराबर। इसका प्रूफ कैसे होगा, e की पावर x का पहले हम विस्तार लिखेंगे और कहाँ तक लिखना होगा बेटा, जब तक कि एक्स क्यूब नहीं आ जाता। तो e की पावर x का विस्तार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस e की पावर माइनस x का विस्तार कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बस e की पावर x वाले विस्तार में हमें x को माइनस x से प्रतिस्थापित करते जाना है। करते जाओ तो 1 माइनस एक्स, या तो क्योंकि सम घात थी तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। ये हमने पूरा विस्तार लिख दिया जितना हमें ज़रूरी था। 1 से 1 यहाँ से कट गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, जो 2x माइनस 2x से कट गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वहीं से कट गया। यहाँ एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल जुड़ गया तो एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 हो गया एक्स क्यूब बाय 3। ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो ये कुछ 4 स्पेशल लिमिट्स के फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। प्रूफ मैंने कर दिया, कभी भूल जाओ तो विस्तार से या लॉपिटल से आगे बढ़कर इसको कर भी सकते हो, पर ये याद रहेंगे तो समय बचेगा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे प्रश्न कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है कि मान लो आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, e की घात एक्स क्यूब माइनस 1
माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन की घात 6 2x। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये जो सीमा है हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले x क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है तो हम साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला जो है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो साइन 2x क्योंकि लिखा हुआ है तो इसको 2x से गुणा भाग करना पड़ेगा पावर 6। अच्छा, पावर 6 का मतलब 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 से हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा ताकि वो एडजस्ट होके ख़त्म हो जाए। अच्छा, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया बेटा? 1/64। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये लिमिट कांस्टेंट है 1, जो बाकी पूरे इस फलन के साथ गुणा हो रही है, और ये एक अनिर्धारित रूप था और इस फलन के साथ ये पूरा भाग में थी तो इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। अब जो हमारे पास बचा वो दिख रहा है हमें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 e की घात एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6। तो अब अगर मैं आपको ये सीमा निकालने को बोलूँ तो आप यहाँ कोई 4 स्पेशल लिमिट में से इसको किसी से कंपेयर कर सकते हो? तो हाँ, आप मेरे को बोलोगे कि सर ये वाला जो यार फॉर्मूला लिखा है आपने ये कुछ इसी रूप में दिख रहा है। इस फॉर्मूले में e की घात में x था और यहाँ से x ही घटाया गया था और यहाँ भाग में x का वर्ग था। यहाँ e की घात में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब घटाया गया और एक्स क्यूब का वर्ग x की पावर 6 है। तो बेसिकली ये और ये फॉर्मूला एक ही प्रकार का वही फॉर्मूला है जो लिखा गया है। इसकी सीमा हमने निकाली थी 1/2 होती है, तो हमारा आखिरी आंसर 1/64 इंटू 1/2। अब ये वाली सब चीज़ें जब हमें ये फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन में देखकर दिमाग में आएगा कि हाँ इस रूप में एक सीमा होती थी, तब हम इसकी वैल्यू लिख पाएंगे जल्दी से, नहीं तो हमें समय लगेगा या हम गड़बड़ कर देंगे उसमें। ठीक है, तो आंसर हमारा आखिरी में कितना हो गया? 1/128। ठीक है क्या? तो ये हो गया बेटा कुछ स्पेशल सीमाएं जिसका हम करना है। चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और आपको इसमें दे देता हूँ, सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप कोशिश कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, e की घात x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x माइनस साइन x। ठीक है क्या? मान लीजिए ये सीमा जो है हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, ये सीमा हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो देखिए, ये सीमा ज्ञात करने के लिए हमें 2 स्पेशल लिमिट दिख रही है। x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब हुआ करता था, तो बेटा मैंने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x को ऐसे लिखे रहने दिया, और ये जो भाग में x माइनस साइन x है इसको मैंने एक्स क्यूब से गुणा भाग कर दिया, और एक्स क्यूब से गुणा भाग करती ये जो ऊपर फलन लिखा था e की घात x माइनस e की घात माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब, वो ये वाली लिमिट बन गई, और x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो वाला फॉर्मूला बन गया। तो इस सीमा की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, और इस सीमा की वैल्यू कितनी थी? 1/6। तो इसका मतलब आखिरी आंसर हमारा कितना आ गया? 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस फॉर्मेट हमें याद होने चाहिए, वो सीमा याद होनी चाहिए जिससे हम इनको अलग अलग भागों में तोड़कर सीमा हल कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम हमारे अगले पार्ट पर आते हैं जो कि है ज्यामितीय सीमाएं। ज्योमेट्रिकल लिमिट्स। और ये जो ज्यामितीय सीमाएं हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मान लीजिए आपके एडवांस में कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ लिमिट पर और टफ बनाना हुआ तो वो ज्योमेट्रीय सीमाएं पे बनाकर देगा, क्योंकि इसमें लिमिट का कंसेप्ट तो आ ही जाता है, साथ ही साथ में ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं ज्योमेट्री के साथ क्वेश्चन को हल करना इतना आसान नहीं होता, अच्छा खासा हमें ज्योमेट्री का ज्ञान उसमें लगाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो अगला जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करेंगे, वो है ज्यामितीय सीमा, या आप इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो ज्योमेट्रिकल लिमिट है ये कैसे हम समझते हैं, तो मैं आपको एक प्रश्न के अनुसार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लीजिए। एक वृत्त है, ठीक है, उसकी परिधि पर दो बिंदु हैं ए और बी, जहां पर स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, उसका जो केंद्र है
वृत्त का जो केंद्र है वो O बिंदु है, O को A से जोड़ा गया है, तो ये जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा के लंबवत होगी ये A बिंदु, और A से ठीक नीचे परिधि पर एक B बिंदु और है, उधर भी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है, और O को इस B से फिर से ज्वाइन कर दिया है, ये भी इसके लंबवत होगा। त्रिज्या हमें R दे रखी है, और ये जो AB जीवा है ये केंद्र पर ये जो कोण बना रही है ये कोण हमें थीटा के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। अब देखिए कुछ कुछ इसमें क्षेत्र आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये वाला कुछ क्षेत्र आ रहा है, देखा है, A B जीवा और जो वृत्त की परिधि है इसके बीच, तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ए थीटा बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है? ए थीटा। और जो बेटा ये बाहर वृत्त के बाहर स्पर्श रेखाओं से क्षेत्र आ रहा है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ये हमें बी थीटा दे रखा है। कितना? बी, अच्छा बी थीटा मतलब थीटा का ये फलन होगा, थीटा के रूप में ये क्षेत्रफल आएगा, थीटा के रूप में ये ए वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या है ये सब। हाँ भाई, हमें ए थीटा जो है, एक तो ये ज्ञात करना है, एक हमें बी थीटा ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिमिट यदि थीटा पर चढ़ा दिया जाए, थीटा जाए 0 की तरफ, तो ए थीटा अपॉन बी थीटा क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन ही। अच्छा चलिए, जो ए थीटा, ए जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मैं ओ ए बी ओ जो सेक्टर है, ये जो ए बी चाप से जो सेक्टर बन रहा है, इसमें से ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, ठीक है ना। तो ये होगा एरिया किसका? सेक्टर का। कौन सा सेक्टर? ओ ए बी ओ। इसमें से मैं घटा दूं एरिया किसका? ट्राइंगल ओ ए बी का, तो मुझे ए थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ त्रिज्या का वर्ग इंटू वो जो चाप कोण बनाती है केंद्र पर, तो ये थीटा ही दे रखा है हमको, तो ये हो गया बेटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा त्रिभुज का एरिया, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है और उसके बीच का कोण पता है, तो 1/2 a इंटू बी साइन थीटा वो फॉर्मूला होता है, तो हो गया 1/2 a इंटू बी मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास ए थीटा। अब हमें निकालना है बी थीटा। तो देखिए बी थीटा कैसे निकलेगा? तो बी थीटा में यदि मैं इस पूरे चतुर्भुज का एरिया निकाल लूँ, ओ ए पी बी, और इस चतुर्भुज से ये सेक्टर का एरिया घटा दूँ, सेक्टर समझ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूँ तो मुझे बी थीटा मिल जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? ओ ए पी बी में से माइनस सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। कौन सा सेक्टर भाई? सेक्टर है ओ ए बी ओ, ठीक है ना, ये तो हमने वैसे ऊपर भी निकाला। अच्छा चतुर्भुज का एरिया, देखिए बेटा ये जो त्रिभुज है ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं होंगे? त्रिज्या त्रिज्या जो ये लेंथ तो बराबर हो ही गई, बाहरी बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर तो उनकी लंबाई बराबर होती है, और ये साइड जो है उपनिष्ठ हो गई कॉमन, तो इन दोनों त्रिभुज को हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं एस प्रॉपर्टी से। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये बोल सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा। तो यदि मुझे ओ ए पी का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए पी ए को एक्स मान लूँ, तो आप खुद बताएं कौन से ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ ए पी में, ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा ना। तो x अपॉन आर जो होगा, x अपॉन आर वो tan θ/2 के बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ आर इंटू एक्स, मतलब 1/2 आर इंटू एक्स कितना है? r tan θ। तो ये हो गया 2 टाइम्स, एक त्रिभुज के एरिया को दुगना कर रहा हूँ चतुर्भुज का एरिया बनाने के लिए, 2 टाइम्स 1/2 आर स्क्वायर इंटू tan θ/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? तो हम ए थीटा और बी थीटा निकाल चुके हैं। अब हम अपने सीमा पे आ जाते हैं जो हमें ज्ञात करनी है। सीमा थीटा 0 की तरफ जा रहा है, ए थीटा
अपॉन बी थीटा किया तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, ऊपर से 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ गया थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, अच्छा नीचे कितना आ गया 2, ये कट गया था, आर स्क्वायर काट चुका हूँ, तो क्या बचा रह गया बेटा, बचा रह गया tan थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही आपको स्पेशल लिमिट दिखेंगी। थीटा माइनस साइन थीटा को कितना देना होता है बताइए, थीटा माइनस साइन थीटा को भाग में थीटा का क्यूब देना होता है, तो हमने थीटा क्यूब दिया तो गुणा कर लिया। उसी प्रकार से tan x, इधर x कितना है थीटा बाई 2, tan x अपॉन एक्स क्यूब हमें करना होता है, एक्स क्यूब का मतलब थीटा बाई 2 का होल क्यूब, सही बात है क्या, तो यहाँ हमें थीटा बाई 2 का होल क्यूब करना पड़ेगा गुणा। समझ में आ गई बात। अब हम सबकी जो है लिमिट्स रख देते हैं, 1/2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, साइन थीटा, अच्छा ये थीटा बाई क्यूब कट जाएगा, थीटा माइनस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना होता था 1/6, ठीक है, tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब होता था 1/3, और इसी के साथ या 1/8 और गुणा हो रहा है, तो ये आंसर आखिरी में कितना आ गया बेटा, ये हो गया 3 दूनी 6 8/4, या ये आंसर हो गया 2। तो ये जो सीमा है ये 2 की तरफ जा रही है या 2 वैल्यू दे रही होगी, ठीक है ना, जिस प्रकार की ज्योमेट्री दी थी उससे हमने निकाला। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि ये ज्योमेट्री हल करने में हमें समय खर्च हो सकता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन टफ बनाना चाहा तो वो एडवांस में इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ज्योमेट्री सीमा में, थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ट्राइंगल ABC, एंगल B बराबर एंगल C, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एंगल B का कोण समद्विभाजक, एंगल B का कोण समद्विभाजक AC को P पर मिलता है, ठीक है। BC निश्चित लंबाई की है, BC भाई एक निश्चित लंबाई की है, फिक्स्ड है, ठीक है, और AM जो है A से BC पर लंब है, ठीक है। यदि AM 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, तब आपको लगाना है लिमिट, यदि AM 0 की तरफ जा रहा है तो BP की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, यदि AM 0 की तरफ जाएगा तो BP की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज हमें बोल रखा है, तो ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, A, B और C, इसमें B कोण और C कोण बराबर हमें दे रखे हैं, तो B कोण C कोण बराबर हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर A से मैं लंब गिराऊंगा तो ये निश्चित है कि सामने वाली भुजा को वो आधा आधा भागों में बांट देगा, समविभाजित करेगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि A लंबाई थी कुल और ये निश्चित थी, तो A तो मैंने कांस्टेंट मान लिया, ये हमें मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आंसर इसी के रूप में आना चाहिए, ये पॉइंट M हो गया। और B से क्वेश्चन में बोला है कि एक कोण समद्विभाजक बना रखा है, तो B से हमने एक खींच दिया कोण समद्विभाजक, ठीक है, ये P बिंदु है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये दोनों बराबर हो गए, ये हो गया B/2 और ये हो गया B/2। तो हमें BP, ये जो कोण समद्विभाजक है, इसी की लंबाई निकालनी कितना होगा,
तो एक हम एसओटी में फॉर्मूला पढ़ते हैं कोण संधिभाजक का, अगर एंगल बी से बनाते हैं, ये ए है और ये सी है, तो 2ac अपॉन a प्लस सी इंटू कॉस b/2, ये कोण संधिभाजक का फॉर्मूला होता है। तो जिस समय, अब आप थोड़ा सा सोचिए, जिस समय am 0 हो रहा है, am 0 होने का मतलब a बिंदु m की तरफ जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा, हम एक तरीके से ऐसे इसको चपटा करते जा रहे हैं, ए बिंदु को हम m के पास लेकर आते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा होगा, आप खुद बताइए, ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण है बेटा, ये बी कोण, तो जो एंगल बी है, क्या ये 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, ये सी लंबाई थी और ये बी लंबाई थी, और ये जो आप खुद सोचो, ये जब ए बिल्कुल इतना नज़दीक हो गया तो सी जो है वो पूरा पूरा इस पर चढ़ जाएगा, बी एम पर, और बी जो है वो भी सी एम पर चढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो सी और बी बराबर थे, इनकी लिमिट किसकी तरफ जारी होगी बेटा, a/2। ये वाली भुजा लगभग बी एम के ऊपर आ गई, तो सी हो गया a/2 के बराबर और बी भी हो गया a/2 के बराबर। तो जिस समय लिमिट ए एम की तरफ जाएगा, बेसिकली ए एम 0 की तरफ जाएगा, उस समय 2a इंटू सी की वैल्यू किसकी तरफ जा रही थी, a/2 अपॉन a प्लस a/2, और एंगल बी कितना जा रहा था, 0, तो ये हो गया cos 0। आगे बात है, cos 0 कितना होता है, 1, ये अनिर्धारित रूप गायब हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, a² अपॉन 3a/2 करूँगा, a कटेगा तो आंसर कितना हो गया बेटा, 2a/3। तो बी पी पे जो लिमिट हमने चढ़ाई, जिस समय ए एम की तरफ जा रहा था, वो किसकी तरफ जा रहा था, 2a/3 की तरफ। तो ये एक और ज्योमेत्रीय सीमा का क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये फॉर्मूला आपने याद है तो हम कर पाएंगे। तो एक तरीके से चैप्टर्स मिक्स हो गए, एसओटी का फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना हुआ, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आपस में जुड़ गए, तो वो ज्योमेत्रीय सीमा पे क्वेश्चन बना देंगे एडवांस में, जिससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जो अच्छे से रिवाइज करता है, सारी चीज़ों को पढ़कर जाता है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से। ठीक है बेटा। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।